brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अंशुमन जी, आज हमारे लाइनअप में 3 खबरें हैं। दर्पण खर्चा पानी के इस संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑयल बॉन्ड की कीमत के भुगतान से आपकी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कोई रिश्ता क्यों नहीं है, और ये गणित जो सरकार लगातार हमें दे रही है उस गणित की सच्चाई क्या है, आंकड़े क्या है, हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ सकें कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। आज हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जिस हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है उसके पीछे क्या हो रहा है भारत के हाइड्रोजन स्पेस में, और कितनी बड़ी कंपनियां कितने बड़े निवेश के साथ हाइड्रोजन स्पेस में क्या क्या तैयारियां कर रही हैं। और चलते चलते एक बेहद महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जो सरकार ने जारी की है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर, उसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं, और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का बाजार पर असर क्या हुआ है, वो प्रतिबंध हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और कैसे ये पूरी की पूरा फैसला जमीन पर लागू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहला सवाल दर्पण आपकी तरफ से। जी अंशुमन जी, लाइनअप जैसे आपने बताया और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बहस वाला लाइनअप है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस का हो गया। पहला सवाल पूछता हूं मैं, डीजल और पेट्रोल को लेकर है। मुझे अंशुमन जी ये पूछना है कि क्या अभी जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है भारत में, ज्यादातर देशों से कहीं महंगा है पेट्रोल, क्या इसमें मनमोहन सरकार का दोष है? और दर्शकों को प्लीज ये भी बताइएगा कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। दर्पण 2018 से लगातार जब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं सरकार ऑयल बॉन्ड्स को चुकाने का तर्क लेकर सामने आ जाती है और ये कहने की कोशिश करती है कि पिछली सरकारों ने जो ऑयल बॉन्ड जारी किए थे उनकी भरपाई के लिए हम पेट्रोल डीजल को लगातार महंगा कर रहे हैं। ये अर्ध सत्य भी नहीं है, ये सत्य ही नहीं है इसे सत्य मानने में, क्योंकि ना तो आंकड़े इस तथ्य का समर्थन करते हैं, ना ऑयल बॉन्ड या इस तरीके के बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया इसका समर्थन करती है। ऑयल बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड क्या पहली बार जारी किए गए हैं, क्या मोदी सरकार ने इस तरीके के बॉन्ड जारी नहीं किए हैं, ये इन सारी चीजों पर हम विस्तार से एक एपिसोड में खर्चा पानी के चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसे दोबारा जाकर देखा जा सकता है। मुझे लगता है दर्पण उसका लिंक भी दे देंगे। समझना जरूरी है कि जो गणित बताई जा रही है वो गणित क्या है। सरकार ये बता रही है कि ऑयल बॉन्ड का हर साल उसे 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ऑयल बॉन्ड की टोटल बकायेदारी जो बची हुई है वो 1,04,000 करोड़ रुपए है। पेट्रोल डीजल से साल में अतिरिक्त रेवेन्यू 3,45,000 करोड़ रुपए उगाया जा रहा है। अगर मैं मान ले काल्पनिक तौर पर दर्पण की ऑयल बॉन्ड की बकायेदारी चुकानी है तो 4 महीने के ऑयल रेवेन्यू से 4 महीने का जो टैक्स है उससे पूरे ऑयल बॉन्ड चुकाए जा सकते हैं। तो 20,000 करोड़ की देनदारी जो सरकार हर चुका रही है साल में, और जिसके लिए बजट में पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने से पहले ही प्रोविजन किया जा चुका था, और वो बाकी टैक्स का हिस्सा थी वो देनदारी जिससे सरकार की बाकी देनदारियां हैं, उस देनदारी को 3,45,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के बदले दिखाया जा रहा है। हमारे आपके जेब पर असर इसलिए पड़ रहा है दर्पण क्योंकि 3,45,000 करोड़ का राजस्व सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर लगातार वसूल रही है, और ऑयल बॉन्ड जारी करना या ऑयल बॉन्ड को चुकाना या उसका 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना सरकार के उस कर्ज कार्यक्रम का हिस्सा है जिस कर्ज कार्यक्रम में केवल ये 1,40,000 या 1,35,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स ही नहीं है, बल्कि सरकार साल भर में 8-9 लाख हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेती है। तो बहुत सारे कर्ज शामिल हैं जो बैंकों से लेती है, अलग अलग जगहों के लिए लेती है, तो ये सरकार के उस कर्ज कार्यक्रम का हिस्सा है। ये अजीब सा तर्क सरकार की तरफ से आता है, पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से आया, वित्त मंत्री ने कल ये तर्क दिया, जबकि ना तो आंकड़े इसको तथ्य को समर्थन करते हैं और ना जो कर्ज लेने के पूरे कार्यक्रम का जो विधान है, जो व्यवस्था है वो इसको का समर्थन करती है। उदाहरण के लिए इस सरकार ने बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए बॉन्ड जारी किए, फर्टिलाइजर की सब्सिडी चुकाने के लिए भी पहले बॉन्ड जारी होते रहे। तो तर्क ये, पहली चीज तो ये कि ऑयल बॉन्ड से जितना पैसा साल में दिया जा रहा है वो पेट्रोल डीजल से होने वाली उगाही के 3 महीने के राजस्व के बराबर है, और अगर सरकार उसे चुकाना चाहती तो पिछले 3 साल में 4 साल में जितना टैक्स कलेक्ट किया गया पेट्रोल डीजल से उसके एक हिस्से के तौर पर उसको चुकाया जा सकता था, लेकिन चूंकि बॉन्ड लंबे समय के लिए होते हैं इसलिए उसका पैसा एक नॉर्मल कर्ज साइकिल के तहत, इंटरेस्ट साइकिल के तहत चुकाया जाता है। दूसरी चीज जो बात सरकार को जिस सवाल का जवाब देना चाहिए कि बॉन्ड किसके हैं, बॉन्ड किसको दिए गए हैं, बॉन्ड किसने दिए हैं।
सभी जगह तो सरकार है जी, कंपनियां सरकार की, तेल कंपनियां सरकार की, उन्हें पिछली सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम रखने के लिए बॉन्ड जारी किए थे और उनको जो नुकसान हो रहा था कीमतें न बढ़ाने से, उसकी भरपाई के लिए सरकार ने अपनी गारंटी से बॉन्ड दिए थे। उस बॉन्ड से सरकारी बैंकों ने सरकारी तेल कंपनियों को सरकार की गारंटी पर पैसा दिया था। जी, यानी ये पूरा का पूरा चक्र केवल एक अकाउंटिंग प्ले था। सरकार बैंकों में कैपिटल डालती है, उस कैपिटल से, इस पूंजी से बैंक ऑयल कंपनियों के बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करते हैं और वो पैसा ऑयल कंपनीज के पास आता है। ऑयल कंपनीज उस पैसे से जो मुनाफा कमाती हैं या जो पैसा उन्हें वापस मिलता है, वो लाभांश के रूप में वो सरकार को वापस दे देती है और टैक्स के रूप में सरकार को वापस दे देती है। तो ये क्या गणित है जो समझाने की कोशिश की जा रही है? मतलब सरकार का एक हाथ दूसरे हाथ को पैसा देता है, तीसरा हाथ उस पर कर्ज देता है और हमें यह बताया जाता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इसलिए बढ़ रही कि बॉन्ड जारी किए गए हैं। एक और पहलू दूसरा समझना जरूरी, जहां से हम इसे और दिलचस्प ढंग से समझ सकेंगे कि सरकारें क्यों इस मामले में सच नहीं बोल रही है। हमारे पास अभी हाल में ही इसी सप्ताह 15 अगस्त की से पहले ओएनजीसी का पहली तिमाही का नतीजा आया, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल खोज कंपनी है जो तेल निकालती है। आश्चर्य की बात है कि मंदी के दौर में पेट्रोलियम की खोज और ओएनजीसी का पेट्रोलियम उत्पादन घटने के बावजूद ओएनजीसी को पहली तिमाही में 800% का मुनाफा हुआ। 800% मुनाफा बढ़ा ओएनजीसी का पहली तिमाही में। अप्रैल जून में ओएनजीसी ने 4,335 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो एग्जैक्टली 772.2% है पिछली तिमाही के पिछले साल की पहली तिमाही के क्वार्टर में। ये हुआ कैसे? जो लोग इस पूछना चाहते हैं ना कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतें हमारे देश में जो पेट्रोल निकाला जाता है, ओएनजीसी ऑयल इंडिया निकालती, उसके कारण भी कम नहीं होती। ये सूत्र, ये संदर्भ समझना जरूरी है। ओएनजीसी को जिस पेट्रोल की कीमत पर भुगतान किया जाता है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार के बराबर की कीमत होती है। ओएनजीसी को इस साल पेट्रोल की जो कीमत चुकाई हम लोगों ने, ओएनजीसी ने जो पेट्रोल निकाला उसकी जो कीमत हम लोगों ने चुकाई, क्योंकि वो कीमत हमारे पास लौट कर आई, पेट्रोल डीजल और बाकी चीजों को वो कीमत थी $65.69 पर बैरल। यानी हमारे देश में जो पेट्रोल निकल रहा है वो उतना महंगा नहीं है जितना महंगा पेट्रोल हम बाजार से बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसमें डॉलर का वैल्यू भी करते हैं। लेकिन ओएनजीसी को भारत में उसी रेट पर पेट्रोल की कच्चे तेल का भुगतान किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क होता है। जबकि 21 अप्रैल से जून 2020 के बीच में इसका जो रियलाइजेशन था ओएनजीसी का, वो $28.87 पर बैरल के, 28.87 मतलब $29 पर बैरल के आसपास था। तो आप अपनी कंपनी को अपने देश के लोगों से ही ज्यादा पैसा लेकर उसे ऊंची कीमत पर भुगतान करते हैं, फिर वो ऊंची कीमत पर भुगतान लेने के बाद वो कंपनी एक बड़ा लाभांश सरकार को देती है और एक फोटो छपवाती है कि हमने सरकार को इतना बड़ा लाभांश दिया। वो कंपनी हम ही लोगों से टैक्स वसूल के सरकार के अकाउंट में पहुंचाती है, जिससे 3,45,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है। और फिर हम उन्हीं कंपनियों को जो सरकार कर्ज देती है, बैंक अपने ही बैंकों से कर्ज दिलाती है, उसको बीच में लाकर हमें यह बताया जाता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि पिछली सरकारों ने बॉन्ड जारी किए थे। तो ये सच्चाई और ये वास्तविकता नहीं है। आखिरी बिंदु जो समझना जरूरी है कि अगर इसे एक और पैमाने में देखना जरूरी है, आंकड़ों के संदर्भ में देखना जरूरी। हमने बताया कि ऑयल बॉन्ड का भुगतान 20,000 करोड़ रुपए का साल का है। सरकार का रेवेन्यू ही पेट्रोल डीजल से 3,45,000 करोड़ रुपए का है। सरकार अगर एक मुश्त चुकाना चाहे तो 1,40,000 करोड़ रुपए वो 3-4 महीने के रेवेन्यू से तुरंत चुकाकर वापस दे देगी। वो किसे चुकाएगी? वो चुकाएगी अपने ही बैंकों को, उन्हीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, उसी पीएनबी को, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को, जहां वो बैंक से कैपिटल डालती है, रिकैपिटलाइजेशन करती है, वो तो बैंक सरकार के ही है। वो रेवेन्यू, वो कर्ज किसने लिया? वो सरकार की ही कंपनियों ने लिया, जो कंपनियां अपने मुनाफे से सरकार को लाभांश देती हैं और वही लाभांश घूमकर वापस कर्ज चुकाने में पहुंच जाएगा। अब तीसरा आंकड़ा जो समझना जरूरी है, आखिरी आंकड़ा समझना जरूरी है कि भारत सरकार ने पिछले 1.5 साल में कंपनियों को 1.5 लाख करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट टैक्स की रियायत दी, और जितनी रियायत कॉर्पोरेट टैक्स के कटौती में दी गई, लगभग उतनी ही बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन में की गई। इस पर हम अर्थात में एक बार विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो सरकार जहां रियायतें दे रही है उससे लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं होती, उससे लोगों के लिए महंगाई नहीं घटती। सरकार जहां टैक्स लगा रही है वहां से महंगाई बढ़ती है। ये ऑयल इकोनॉमी का टैक्सेशन का पेच है, जिसे समझना जरूरी है, जानना जरूरी है।
ऑयल बॉन्ड के कारण हमारे आपके लिए पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल इस बात की वजह से महंगा हो रहा है कि सरकार ने टैक्स लगा रखा है। क्या समस्या है सरकार को ये स्वीकार करने में कि नहीं हम टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में समस्या है, घाटे बढ़े हुए हैं, हमें बहुत सारे खर्चे पूरे करने हैं, इसलिए हम पेट्रोल डीजल पर लगातार टैक्स बढ़ा रहे हैं और इस टैक्स को सहने के लिए आप तैयार रहिए। इसे इतने लंबे चक्र में फंसाना और उसके बाद भी वो कहीं से भी तथ्य के तौर पर, तर्क के तौर पर, आंकड़ों के तौर पर जस्टिफाई नहीं हो पाना, इससे कोई फायदा नहीं होता है। ये बात महत्वपूर्ण है। ये है ऑयल बॉन्ड का पूरा पेंच। लगातार लोग इस पर कल से फिर सवाल पूछ रहे हैं, तो हमें इस पर दोबारा चर्चा करनी। अंशुमन जी, बॉन्ड को लेके मैंने भी एक स्टोरी की थी जिसमें एक मेंशन किया था कि बॉन्ड दरअसल कमोबेश भविष्य से लिया जाने वाला लोन होता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली यूपीए ने लिया हो ये जरूरी नहीं है, या केवल मोदी सरकार चुका रही है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब वो मैंने स्टोरी की थी तो बैंकों को रिवाइव करने के लिए जो मोदी सरकार ने बॉन्ड इश्यू किए थे, जिसके बारे में आपने बीच में बात भी की थी, उसको लेकर स्टोरी की थी। उस स्टोरी का लिंक और जो आपने और सिद्धांत जी ने बॉन्ड को लेकर पूरा समझाया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। पहले डिस्कशन से एक और इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है वैकल्पिक ईंधन की, और इस रेस में सबसे आगे है हाइड्रोजन फ्यूल, खासकर भारत में। अंशुमन जी, इसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस और गौतम अडानी की अडानी इंटरप्राइजेस के साथ साथ कुछ सरकारी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल एनटीपीसी तक इंटरेस्ट दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात की, जिसकी घोषणा ऑफ कोर्स बजट के दौरान हुई थी। इसी को लेकर हमारा दूसरा सेगमेंट है। अंशुमन जी, हाइड्रोजन फ्यूल का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है आपको? अब हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर पूरी दुनिया में काफी काम शुरू हुआ है, और प्रधानमंत्री की जो लाल किले की प्राचीर से घोषणा हुई थी, वो बजट में की गई घोषणा का विस्तार था, या उसका दोहराव था, या उसे री एम्फेसाइज करना, या दोबारा उस पर उसे जारी करना था। लेकिन भारत में सरकार की तैयारी से पहले कंपनियां इसकी तैयारी शुरू कर चुकी हैं, और भारत के दोनों बड़े औद्योगिक समूह जो अब एक किस्म से प्रतिद्वंदी होने जा रहे हैं, राइवल होने जा रहे हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर रिलायंस यानी अंबानी समूह और गौतम अडानी का अडानी समूह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में या हाइड्रोजन फ्यूल में बड़े पैमाने पर निवेश करने जा रहे हैं। रिलायंस ने अभी हाल में जो अपनी बड़ी घोषणाएं की हैं हाइड्रोजन प्लान को लेकर, जिसमें कि वो कई सारे नए क्षेत्रों में हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने जा रहा है। रिलायंस ने कुछ नई टेक्नोलॉजीज पेट्रोकेमिकल के साथ विकसित करने के लिए या बनाने के लिए अनुबंध शुरू कर दिए हैं, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से जुड़े हुए होंगे। अडानी ने मार्च में इस बात का अनाउंस किया था कि वो एक कंपनी है मायरेट टेक्नोमॉन्ट, इसके साथ भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए काम शुरू करेगी, यानी इस एग्रीमेंट की घोषणा की थी। 2 भारत की और सरकारी कंपनियां हैं जो हाइड्रोजन के काम में है, उसमें आ रही है। उसमें एक आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो आमतौर हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स में थी या पेट्रो फ्यूल्स में थी, वो निवेश कर रही है हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में। और एनटीपीसी जो सरकार की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है भारत में बिजली बनाने वाली, उसने भी हाइड्रोजन के फ्यूल में और लो कार्बन और कार्बन फ्री फ्यूल के क्षेत्र में निवेश की तैयारी की है। तो तीसरा बड़ा क्षेत्र है जहां प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कंपनियां, और खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर बड़े पैमाने पर निवेश करने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की जो घोषणा आई थी, इस घोषणा के कई सारे कारपोरेट संदर्भ भी हैं। इस घोषणा के कई सारे वित्तीय और बाजार के संदर्भ भी हैं। यानी हाइड्रोजन फ्यूल के क्षेत्र में भारत में लगभग 20 से 25% काम हो चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं। एनटीपीसी ने इंडिया का पहला हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूलिंग स्टेशन लद्दाख में शुरू किया, प्रतीकात्मक शुरुआत थी। एनटीपीसी एक पायलट प्रोजेक्ट बनाना चाहती है जो हाइड्रोजन ब्लेंडिंग के लिए काम करेगा। ये तैयारियां यहां से हो रही हैं। तो आने वाले समय में भारत में 3 रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े वेंचर हमें प्राइवेट सेक्टर से निकलते हुए दिखाई देंगे। एक सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ है, जिस पर अंबानी ने बड़ा प्लान घोषित किया था, मुकेश अंबानी ने, और गौतम अडानी की कंपनी बड़े पैमाने पर उसमें मौजूद है। दूसरा विंड एनर्जी है, जिसमें हमने पिछले सालों में काफी निवेश देखा है, उसमें कुछ समस्याएं भी आई हैं। और तीसरा जो नया जॉनर है, तीसरी जो नई स्ट्रीम भारत में खुल रही है, वो हाइड्रोजन को लेकर।
अंशुमन जी, चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की ओर को। जुलाई 2022 से प्लास्टिक की कुछ चीजें पूरी तरह बैन हो जाएंगी, सिंगल यूज प्लास्टिक वाली। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अनुसार 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइनिन और एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। अच्छा कदम, मतलब देर आए दुरुस्त आए। अंशुमन जी, आपका टेक। ये प्रतिबंध पुराना है। हमें ये समझना जरूरी है कि सरकार के इस नए नोटिफिकेशन में, अधिसूचना में क्या है और कैसे ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का की पूरी घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी, वो क्या जमीन पर हमें दिख पा रही कि नहीं दिख पा रही, और जमीन के करीब हमें हमें कहाँ इसका असर दिखाई दे रहा है। पहली चीज तो ये कि यह अधिसूचना जो अभी जारी की गई है, इस अधिसूचना में जो पहले सरकार ने घोषित किया था, उसमें 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 तक 120 माइक्रोन तक, यानी 50 से 75 माइक्रोन की पॉलीथीन 30 सितंबर 2021 से प्रतिबंधित हो जाएगी और 120 माइक्रोन तक की पॉलीथीन 31 दिसंबर 2022 तक प्रतिबंधित हो जाएगी। तो प्रतिबंधों की घोषणा लगातार हो चुकी है। लेकिन आप किसी भी बाजार में जाएं, अपने आसपास के किसी भी बाजार में जाएं, आपको सिंगल यूज प्लास्टिक मिलेगी। आपको सब जगह वो थैले मिलेंगे जिन थैलों को प्रतिबंधित करने की बात कही गई थी और माना गया था कि इससे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक, जो बहुत बड़ी पर्यावरण की समस्या है, जिसकी रिसाइकलिंग का बड़ा चैलेंज है, वो बंद हो जाएगा। वैसा हुआ नहीं। व्यवहारिक रूप से ऐसा क्यों नहीं हुआ उसकी बड़ी वजह हैं जो जमीन पर हमें दिखाई देती है। इस अधिसूचना से परे मैं एक और चर्चा कर लें, फिर हम इन समस्याओं पे आते हैं जो जमीन से लोगों से बात करके या इंडस्ट्री से बात करके समझ में आता है। इस अधिसूचना में सरकार ने यह भी कहा है कि इस ग्रेड की जो पॉलीथीन है, 50, 50, 75 और 120 माइक्रोन वाली पॉलीथीन है, इनका इंपोर्ट करना, इन्हें बेचना, इनको स्टोर करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इनमें प्लास्टिक स्टिक्स शामिल हैं, इनमें बलून शामिल हैं, इसमें प्लास्टिक फ्लैग्स या झंडे शामिल हैं, इसमें कैंडी स्टिक शामिल हैं, इसमें आइसक्रीम की स्टिक शामिल है और बहुत सारा एक लंबा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है जिन्हें बनाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकारों की चुनौती यह है दर्पण की वो प्रतिबंध लगाती हैं पर जमीन पर नहीं देख पाती। जब भी हम सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की बात पिछले 2 साल से कर रहे हैं और जब भी हम उद्योग से मिलने गए, उद्योग से हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बहुत गहरी और व्यवहारिक समस्याएं बताई। पहली चीज तो ये कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करना और उसे प्रोसेस करना, या प्लास्टिक को कलेक्ट करके उसे प्रोसेस करने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि यह प्रतिबंध सफल नहीं हो पाता। उसे कलेक्ट करना, उसे ले जाना और प्रोसेस करना, तो सरकार को प्रतिबंध से पहले उन तकनीकों में निवेश करना चाहिए था, वहां सब्सिडी देना चाहिए थी जो रिसाइकलिंग को सहज बना सकें और रिसाइकलिंग को बेहतर कर सकें, तब प्रतिबंध सकारात्मक या सार्थक रूप से सामने आ पाता। और ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक थोड़े समय तो नहीं दिखी, फिर बाजार में वापस लौट आई। और कोविड के दौरान तो हमने प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखा, हर तरह से, मास्क से लेके और पीपीई किट से लेके और बहुत सारी चीजों तक। दूसरी जो बड़ी चुनौती इस प्रतिबंध के साथ आई है, जिसे आज सरकार ने और ज्यादा बढ़ा कर दिया, ये नहीं देखा पलटकर जमीन पर कि ये लागू भी हुआ है कि नहीं हुआ है, कितनी जगह इसका इस्तेमाल बंद हुआ है कि नहीं हुआ, इसका रिकॉर्ड सरकार ने नहीं देखा। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के जो अल्टरनेट है, जिनका जिक्र इसमें किया गया है कि स्टार्च से बने हुए पैकेट्स अगर आप बनाना चाहते हैं, आप अगर बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स या उनका इस्तेमाल प्लास्टिक की तरह जगह करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें अलाउड होंगी। जो इनके अल्टरनेट हैं या जो इनके विकल्प हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के, जिनका इस्तेमाल आपको बहुत सारे डिस्पोजेबल चीजों में बनाने में करना होगा, उनकी तकनीकें बहुत महंगी हैं और उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जबकि प्लास्टिक की कॉस्ट या सिंगल यूज प्लास्टिक की कॉस्ट उसकी तुलना में बहुत कम है। तो इसलिए जो प्लास्टिक का बैन था वो केवल एक हाई प्रोफाइल इन्वायरमेंटल कॉन्शियस लोगों की तरफ से तो वो स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि वो उसके बदले एक महंगा थैला अफोर्ड कर सकते थे या उसके बदले महंगी पैकेजिंग मटेरियल अफोर्ड कर सकते थे, जो नीचे के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जहां सबसे ज्यादा इसका कंजम्पशन होता है। तो जो वैकल्पिक उत्पाद हैं इसके, जो वैकल्पिक तकनीकें हैं, वो बहुत महंगी हैं, इसलिए ये बैन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया अधिकांश देश के अधिकांश हिस्सों में। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पैकेजिंग अपने आप में एक बड़ी कॉस्ट होती है। आपके पास जो प्रोडक्ट आता है, जो आपके पास उत्पाद आता है,
उसमें भी पैकेजिंग का एक हिस्सा प्रोडक्ट को वैक्यूम में रखने के लिए, एयरटाइट रखने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल, बाहर का मॉइस्चर रोकने के लिए किया जाता है। और इसलिए सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक को हम घर में सामान लाने वाली पॉलिथीन के तौर पर ही नहीं, उद्योग इसका इस्तेमाल असंख्य तरीकों से करता है, सामानों को अंदर पैक करने के लिए, बाकी चीजों को पैक करने के लिए। तो अभी क्या है कि ये पूरा एक तरफा फैसला प्रतिबंध की तरफ से तो चल रहा है, पर जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए नीचे जमीन पर आता है तो हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखता, क्योंकि उसके बारे में 3-4 बड़ी चुनौतियां सामने दिखाई दे रही हैं। इस नोटिफिकेशन के आने की आहट थी। मेरी अपेक्षाएं थी, बाकी उद्योग की अपेक्षाएं थी, जो लोग जिनसे हम बात कर रहे थे, कि अगर ये नोटिफिकेशन आएगा तो सरकार इसके जो विकल्प हैं उन्हें सस्ता करने के लिए, रिसाइकलिंग की तकनीकों पर सब्सिडी देने के लिए, उन सारी चीजों पर भी बात करना शुरू करेगी, उन सारी चीजों पर भी कोशिश करेगी। क्योंकि पिछले 1 साल में, 1.5 साल में इस प्रतिबंध से बहुत सारी नसीहतें पर्यावरण मंत्रालय को मिल चुकी है। उन्हें पता है कि प्रतिबंध कितना जमीन पर प्रभावी हो रहा है, लेकिन उसका असर हमें नहीं दिखाई दिया। इसलिए पॉलिथीन पर प्रतिबंध भी है, और आप अपने पड़ोस के वेजिटेबल के सब्जी वाले से, परचून की दुकान से वो पॉलिथीन लेकर घर पे भी आते हैं। अंशुमन जी, इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा मैं, कि जैसे ना ये प्लास्टिक का जो बैन है वो 1-2 साल के अंतराल में, अगर हमको न्यूज में ना भी दिखे तो परचून वाले से या सब्जी वाले से दिख जाता है। 10-12 दिन के लोग कहते हैं यार बैन है, अभी प्लास्टिक मत ले जाओ। मेरे ख्याल से आपका भी अनुभव या हमारे दर्शकों का भी यही अनुभव रहा होगा। तो और फिर 15-20 दिन बाद फिर से वही प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन और जमीनी स्तर पर जो इम्प्लीमेंटेशन की आपने बात कही वो महत्वपूर्ण रहेगा फिर से। शुक्रिया। और इसमें एक और खतरा है कि ऐसे प्रतिबंधों में इंस्पेक्टर राज आ जाता है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये लीगली बाइंडिंग है, ऐसा इसकी भाषा कहती है कि इसको लीगल फोर्स में होगा। तो होता क्या है कि बाद में आप ये सारे प्रतिबंध किससे इंप्लीमेंट कराते हैं? वही सामान्य आपकी जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, या वही इन्वायरमेंटल पुलिसिंग करती है, वही सिक्योरिटी पुलिसिंग करती है। फिर इसमें वही शुरू होता है कि उसमें इंस्पेक्टर राज आता है। वो इंस्पेक्टर राज से रोकने के लिए शोषण शुरू होगा, पैसा लेना शुरू हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक तक के लेवल के ऊपर अब वो जाके छानबीन की जाएगी कि आपके पास प्लास्टिक है कि नहीं। अगर आपके पास मिल गया तो आपको किसी न किसी तरह की से पुलिस वाले को पैसा देकर अपने आप को बचाना होगा। तो व्यवहारिक ऐसे प्रतिबंधों के साथ जब भी प्रतिबंध वाले नियम बनाए जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है लॉ मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में दर्पण, कि बैन लगाने से पहले, प्रतिबंध लगाने से पहले विकल्पों पर विचार करना बहुत जरूरी है। जी। प्रतिबंध लगाने से पहले जो विकल्प हैं वो क्या प्रतिबंध वाली चीज से सस्ते हैं या उसके बराबर हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और वो हमारे यहाँ सरकारें कभी नहीं करती, कोई भी सरकार हो, और इसलिए प्रतिबंध सफल नहीं होते। और प्रतिबंध अंततः इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार में जाकर बदल जाते हैं। पॉलिथीन बिकेगा भी, पॉलिथीन में आपको सिंगल यूज प्लास्टिक में सामान भी मिलेगा, और उसे रखने वाला किसी एक व्यक्ति को जाकर पैसा भी देगा और उसका भी इस्तेमाल भी करेगा। ये चुनौती सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के साथ हमें बार बार दिखाई दी। जिस इंस्पेक्टर राज की आप बात कर रहे हैं वो गुजरात और बिहार में किसी और परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है अंशुमन जी। शुक्रिया अंशुमन जी। तो ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए दिल अलग टॉप। अभी के लिए विदा।